हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके भी कुछ डाउट होंगे, इसमें क्लियर हो जाएंगे। परीक्षा में केवल 3 दिन ही अब शेष रह गए हैं। आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अब आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं परीक्षा का लेवल क्या होगा, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, कुल कितने प्रश्न अगर आप करें तो आप सेफ रहेंगे, और ये जो परीक्षा आपकी कंडक्ट हो रही है इसके बाद क्या इंटरव्यू होगा या कोई और भी परीक्षा देनी होगी या ये लास्ट मेरिट होगी, इन सभी विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले बात करेंगे कि कुछ फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं ऐसा क्यों हुआ है और एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बात करना। क्योंकि देखिए, जिसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो परीक्षा दे रहा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत दिनों से इंतज़ार करिए फॉर्म फिल करने के बाद और 6 7 8 महीने, और अचानक से आपको ये पता चलता है कि आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिल रहा है, तो दुख तो बहुत होता है ना। तो इस पे बात करना ज़रूरी है, तो इस पे पहले मैं बात करूँगी, फिर उसके बाद आपके जो भी डाउट रहे हैं उसको भी इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी वीडियो। अगर आप किसी अन्य परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। आप अपना समय अपनी पढ़ाई में ही लगाएं। आइए देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले कि कुछ फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं उसका क्या कारण है, और जिनका रिजेक्ट हुआ है उन्हीं का एडमिट कार्ड नहीं आया है। और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम मैं कह सकती हूँ कि 100 में से 99% हुआ है स्पेशलाइज पोस्ट के साथ। एमटीएस जनरल के साथ ऐसा इशू नहीं हुआ है, स्पेशलाइज पोस्ट के साथ हुआ है। तो यहाँ आप समझने वाली बात है कि जो जनरल के पद थे उसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, समझिएगा बातों को। लेकिन जो स्पेशलाइज पोस्ट हैं, जैसे आपके अलग अलग थे, कारपेंटर के हैं, कुक के हैं, किचन अटेंडेंट के, हाउस कीपर के हैं, हेल्प डेस्क क्लर्क के हैं आपके, और जो है इलेक्ट्रीशियन के हैं, अन्य भी पद है उसमें, वायरमैन के हैं। तो सब में कुछ न कुछ एक्सपीरियंस, कुछ न कुछ उनमें चीज़ें मांगी गई थी। अब कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना है कि जब भी कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो वो आप रिटेन एग्ज़ाम में नहीं, आप लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगते हैं। ठीक है, आपकी बात तो अपनी जगह सही है कि मांगा तब जाता है, लेकिन वो कब ऐसा होता है जब आपको कोई फॉर्म फिल कराया जाए और उसमें मान लीजिए 2 साल का कोई एक्सपीरियंस या 2 ईयर स्पेशल कोर्स या 3 ईयर स्पेशल कोर्स की कोई डिमांड हो, और आपको जो फॉर्म आपने फिल किया उसमें केवल ये पूछा जाए, आपको जैसे पूछा जाता है ना, आपको टाइपिंग आती है या नहीं आती, यस या नो, तो आपने यस किया या नो किया, उसका कोई सर्टिफिकेट स्कैन करके या कोई उसका डेटा आप नहीं देते हैं, फॉर्म के साथ सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कंडीशन, जैसे आपको कहीं कहीं ट्रिपल सी जहाँ मांगता है, कहीं कहीं केवल पूछता है आपने ट्रिपल सी किया यस या नो, वो आपका बाद में देखेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं उसका जो एक प्रमाण पत्र का नंबर होता है उसको उसमें फिल करा लिया जाता है, या तो आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ स्कैन करके अपलोड करने की बात है तो इसका मतलब है कि रिटन टाइम में ही सारी चीज़ें होंगी आपकी, और अगर बाद में है, बस केवल यस नो कराया गया है, तो वो बाद में होता है आपका, ठीक है। तो इसमें जो आपका है स्पेशलाइज पोस्ट के जो भी कैंडिडेट हैं या जो भी पोस्ट उसमें है, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर स्पेशलाइज 41 लगभग सीटें हैं, तो इसमें से मैक्सिमम 2 3 सीटों को छोड़ दिया जाए, 2 3 पोस्ट को छोड़ दे, नहीं बाकी सब में कोई ना कोई टर्म्स कंडीशन लगाया गया है, ठीक है। इन्हीं सब वजहों से आपके जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। लेकिन ये भी है कि अगर आपने फॉर्म को रिजेक्ट किया वो ठीक है, लेकिन आपको कारण तुरंत, उसके हर एक कैंडिडेट को एक कारण पता होना चाहिए था कि आपने ये चीज़ नहीं किया इस वजह से है, या फॉर्म फिल किया था तो उस समय ही सबमिट नहीं होना चाहिए था, ये मैं मानती हूँ। लेकिन आपने जैसे फॉर्म फिल किया होगा उस समय कोई भी दिक्कत नहीं आई, आपके सब कुछ हुआ। तो ये इस वजह से भी आप लोग परेशान हैं कि मैं तो इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था कि भाई मेरे तो एग्ज़ाम होंगे और अचानक से नहीं हो रहा है, तो ये कारण है। लेकिन ये जो मैं कारण बता रही हूँ अपने अनुभव से बता रही हूँ, ऐसा कहीं नोटिस में नहीं छपा हुआ है। मुझे जो लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए तो हमने बताया, क्योंकि ये ही एक कारण मुझे लगा कि ये हो सकता है। बाकी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आप अब आपको दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलेगा, या अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, तो
होता है ना कि आपको और बहुत मौके मिलेंगे आने वाले टाइम में, और अपनी तैयारी आप लोग करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया तो हम पढ़ाई छोड़ दें। और मुझे पता है कि ये जो लेक्चर सभी देते हैं दूसरे को, देना भी चाहिए। अगर कोई दुखी है या वो किसी तरीके से स्थिति उसकी ठीक नहीं है, मेंटल स्थिति अगर उसके साथ कुछ सही नहीं है, तो सबको देना चाहिए। इससे क्या होगा, कुछ नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा ही शायद हो जाए। ठीक है, तो होता है, मैंने कहा ना कि आप जब इंतज़ार करते हैं 7 से 8 महीने कि हमें एग्ज़ाम देना है, और अचानक से ये पता चले कि आपका तो एग्ज़ाम ही नहीं है, तो डिस्टर्ब होता है और थोड़ा 1-2 दिन लगता है फिर से मेंटेन होने में और नई चीज़ों को करने में। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, पर इसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो जो हो गया सो हो गया। अब अपनी आप पढ़ाई भी करिए। नई भर्ती कहीं से भी कुछ आएगी आपके हिसाब की, या जो भी चैनल के माध्यम से हो पाएगा आपको बताया जाएगा। दूसरी बात यह है, आप खुद से भी अवेयर रहेंगे कि कहाँ से आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी पर आके देखिए, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी किसी से नहीं बोला है और ना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर खुद ही आपको सब कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि सबकी लाइफ में अपने काम होते हैं, और जैसा कि मेरे पास भी है ना। तो बस यही कहना है ऐसे अभ्यर्थी को, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने जब बहुत सारे कमेंट देखे तो मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ आपको बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया जो मुझे लगा कि यही रीज़न है। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी ने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए क्लियर कट कोई चीज़ नहीं बताई है, ना ही इसके लिए आपको कोई नोटिस, ना ही मैसेज कुछ जारी हुआ है। तो जो हो गया सो हो गया, अब उस पर कुछ हो नहीं सकता, इतना सा आप समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं क्या चीज़ें। ये तो रही बात उनकी जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए, और किनके नहीं आए हैं वो भी मैंने बताए हैं कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनके नहीं आए हैं। ठीक है, और जो शेष परीक्षाएं जिनकी अन्य नहीं हुई हैं उन पे में भी अगर एक्सपीरियंस मांगा होगा तो हो सकता है आगे चल के आपको भी दिक्कत आ सकती है, पर अभी नहीं कह सकते क्योंकि कोई नोटिस ही नहीं है। तो बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई चीज़ जब नहीं मिलती तो ऐसा नहीं कि वही आखिरी है, बहुत कुछ है। आइए आगे देखते हैं। अब परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। जिनकी परीक्षाएं हैं अब उनको देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा का लेवल क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले जो आपके री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम जो है आपके एमटीएस के, उन अभ्यर्थियों को तो ऑलरेडी पता है कि आपके एग्ज़ाम जो भी 29 जून को हुए थे किस प्रकार का पैटर्न रहा था। ठीक, पैटर्न लगभग वही रहेगा, लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से आए थे, मतलब कुछ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही अलग से आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न अब आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसी कारण से ही पेपर ही कैंसिल किया गया, तो वो दोबारा तो नहीं दिखेगा। तो आपका जो सिलेबस है आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस यानी आपका जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं से आपको प्रश्न आएगा। अब आपको जो आखिरी के 3 दिन है उसमें आपको सभी को, चाहे आप एमटीएस जनरल के हो, एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट के हैं, करने की ज़रूरत क्या है। सिलेबस आपके सामने है, पता है सबको, तो सबको पता ही है कि सिलेबस क्या है, आपको उसी के अनुसार चीज़ें करनी है। अब आपके पास 3 दिन है, आप केवल रिवीजन करिए। रिवीजन तो तभी से करना था जब आपका आ गया था डेट एग्ज़ाम का, लेकिन फिर भी अभी लास्ट 3 दिन है, तो आराम से आप रिवीजन पूरा कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं आपको टॉपिक पता है, हिंदी की भी पता है, इंग्लिश की पता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन केवल एमटीएस जनरल को आएगा। बाकी जीके जीएस सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, सभी को बता रही हूँ, जीके जीएस पे जितना फोकस कर सकते हैं करिए। क्या लेवल रहता है, किसी के पास लुसेंट की बुक है या जो भी आपके पास अपनी प्रॉपर बुक है जिससे आप हमेशा पढ़ते हैं, उसी को रिवीजन करिए। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना है। अगर कोई जो मैंने बताया है वो पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी चीज़ें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, आप चाहें तो वहाँ से रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, पहले वाला भी और अभी जो मैंने कुछ रिसेंटली दिए होंगे, सबकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। दूसरी बात ये, कोई ज़रूरी नहीं है आप उसी प्लेलिस्ट से पढ़ें, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको जहाँ से मर्जी वहाँ से पढ़िए, लेकिन सिलेबस देख लीजिए क्या है और रिवीजन करिए। ठीक है, अब इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहेंगे कि एग्ज़ाम डेट कैंसिल होगा या कोई भी बर्डन नहीं लेना है, एग्ज़ाम अब देना है। दूसरी बात करें कि आपकी जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, यानी आपको जो है बुकलेट वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो 29 जून को एग्ज़ाम हुए थे या उसके पहले जब भी हुए तो कोई बुकलेट आपको मिलते नहीं हैं। ठीक है, अब क्या होगा नहीं बताया जा सकता जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे।
एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को है। उस दिन हम लोग जब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हैं हो जाएंगे कंप्लीट तो लाइव आएंगे, और जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए अगर आप चाहें तो आप भी लाइव सेशन में जुड़िएगा। डिस्कशन में आप लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम रहे, क्या रहे। एग्ज़ाम के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि देखो, जब तक एग्ज़ाम नहीं आप देते तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। कुछ लोग पूछ रहे थे कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती। जब एग्ज़ाम होगा, पेपर का लेवल समझ में आएगा, तभी कोई भी बता सकता है, अभी क्या ही बताया जाए। हाँ, लेकिन आपको लगभग सेफ स्कोर क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा दिया जा सकता है पिछले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप सभी लोग समझिएगा, जनरल एमटीएस जो है, जनरल में जो है 100 प्रश्न आएंगे और स्पेशल पोस्ट में 70 आएंगे, ठीक है। तो आप में से आपको ध्यान रखना है, आपका 200 नंबर का होगा टोटल, और आपका कितने का होगा, 140 नंबर का होगा। आपको जनरल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप लोग कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर नीचे अपना करते जाएंगे। जैसे अगर हमने जनरल का कुछ बताया तो 3-2 नंबर कम रहेंगे ओबीसी, उससे कम रहेंगे एससी, उससे कम रहेगा एसटी, ठीक है। पीएच कैंडिडेट का उससे कम रहेगा। इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो एक टारगेट आपको लेके चलना है कि कम से कम आपका इसमें 155 तक टारगेट करेंगे। 155 से 160 तक का टारगेट करिएगा आप जनरल वाले, मतलब एमटीएस जनरल की बात कर रही हूँ कि इतना आपका कम से कम आए, ठीक है। तब आप जो है कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने 80 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, तो 160 प्रश्न सीधे बनेगा, मतलब 100 में 80 क्वेश्चन। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पिछला जो आपका कट ऑफ गया था जब 2021 में हुआ था, लगभग 155 के करीब था, ठीक है, जनरल का कट ऑफ। तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 80 को टारगेट करना है, कि 80 क्वेश्चन लगभग आपको अटेम्प्ट करना है। और जिनके जो 70 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप भी यहाँ से आराम से समझ सकिए लगभग 50 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा ही अटेम्प्ट करिएगा, कम से कम इतने होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, मैं पिछले चीज़ों के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन प्रश्न पत्र तो आपके सामने आएगा, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड हर एग्ज़ाम का यही होता है, कभी डाउन होता है, कभी कुछ भी होता रहता है, अप होता है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। लेकिन इतना आपको टारगेट करना होगा कि कम से कम 100-110 प्रश्न नंबर आपके आएँ। अब सेकेंड प्रोसेस इसका आखिर होगा क्या, तो जो एमटीएस जनरल की है, एमटीएस जनरल ये आपका लास्ट है। मतलब इसके अलावा इसको आपको कोई ना पेपर देना है, ना ही इंटरव्यू, ना ही आपका स्किल टेस्ट होना है। इसी में मेरिट आपकी बननी है। लेकिन जो एमटीएस स्पेशल पोस्ट है, इसमें आपका स्किल टेस्ट होना है, तो इसकी मेरिट थोड़ी सी कम हो सकती है आपकी अपेक्षा, जनरल की अपेक्षा। क्योंकि इसमें जो है जो स्किल टेस्ट होगा तो थोड़ा मेरिट डाउन रहेगी, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट बनेगा आपका बाद में, ठीक है। इन चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि लगभग सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक। लेकिन मेन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी होगी, आप 15 दिसंबर को एग्ज़ाम देंगे और 16 दिसंबर को मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। आप लोग आइएगा, बताएंगे आप लोग किस हिसाब से कैसे एग्ज़ाम हुए हैं सबके, फिर बताया जाएगा आपको कि किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली हैं या हो सकती हैं। उसी के बाद ही आपको सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये भी जानिएगा, इस बार जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ये बहुत लंबा नहीं जाएगा, यानी एग्ज़ाम के बाद जल्द ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और जो शेष पद रह गए हैं उनके भी एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएंगे। और एक चीज़ और है, जैसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, होता है ना, मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया कि दुख होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत सोचो और वो ना हो। कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन ये सोच लेना, बहुत सारे कैंडिडेट के मैंने देखे कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना है, मैं पढ़ूंगा नहीं। देखिए, ये आपका सेल्फ डिसीजन है कि मैं यूनिवर्सिटी का कभी फॉर्म नहीं भरना चाहता या नहीं भरूंगा, मेरे 1600 रुपये चले गए। ये सारे डिसीज़न आपके हैं। आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कमेंट इस चीज़ का करेंगे तो वो आपका है, आप अपना क्या करते हैं उसमें। कोई ना आपसे कोई 1600 रुपये लेके फॉर्म फिल ज़बरदस्ती कराया था, ना कराएगा। वो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी हर जगह का यही क्राइटेरिया रहता है। कोई भी एग्ज़ाम होता है लेट होता है, कभी कभी 2 साल 4 साल लग रहे हैं, तो सब जगह ये चल रहा है, कोई यही इकलौता एग्ज़ाम नहीं है। इस चीज़ को हम सभी स्टूडेंट को समझना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ये कोई आखिरी परीक्षा नहीं होती, किसी की भी नहीं होती है। सबको हमेशा मौके मिलते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और मिलेगा ही, ठीक है। और एक चीज़ और समझना होगा आपको, इसमें आपको सब कुछ तो समझ में आ गया होगा जितनी चीज़ें मैंने बताई कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी, किस तरीके का। अब रही बात निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग है, आप दोनों लोगों के एग्ज़ाम में है, 0.5 की निगेटिव मार्किंग होगी आपकी। एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक।
तो नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कर लें। फिर से दोहरा देती हूँ कि जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कंप्यूटर के सेक्शन को भी आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने बताया ना कि मैंने जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं बताई हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ लीजिए, चाहे किसी बुक से पढ़िए। किसी को पता नहीं है फिक्स कि कहाँ से क्या आएगा, लेकिन एक क्या लेवल रहता है, क्या स्टैंडर्ड रहता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते, उस हिसाब से हमने आपको चीज़ें कराई थी। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी थी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में केवल 3 दिन ही है, तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें आपको पता हो तो बेहतर है। बाकी चीज़ें मैंने पहले भी बताई होंगी, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, जो कि जिनके री एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, उनको जानना ज़रूरी था। तो यही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बतानी थी। अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी हो इस परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा से संबंधित भी, तो आप पूछ सकते हैं। आपको उसके बारे में उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।